दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की, जो सभी व्यक्तियों को जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को जीवन जीने और निजी स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। दोस्तों, सीधे तौर पर इसका अर्थ यह हुआ कि बिना किसी कानूनी आधार के कोई भी सरकारी संस्था, सरकारी अधिकारी किसी भी व्यक्ति के वैयक्तिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आशय यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ दैहिक फिजिकल जोर जबरदस्ती यानी फिजिकल कोएर्सन नहीं किया जा सकता जब तक कि इस कदम का कोई न्यायिक औचित्य न हो। जब कभी भी राज्य या राज्य के अधिकारी या एजेंट किसी व्यक्ति को उसके निजी स्वतंत्रता से वंचित करते हैं तो उनका यह कदम तभी सही ठहराया जा सकता है जब इस कदम का कोई वैधिक आधार हो और विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती और ईमानदारी से पालन किया गया हो। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अनुच्छेद 21 में विधि शब्द का अर्थ है वैध रूप से निर्मित कानून जो उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत हो। दोस्तों, ब्रिटिश संविधान के तर्ज पर ही भारत का संविधान भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत उपलब्ध हैबियस कॉर्पस रिट के माध्यम से सुरक्षित करता है। कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति हैबियस कॉर्पस रिट के माध्यम से अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध न्यायालय से गिरफ्तारी के कानूनी आधार के परीक्षण की प्रार्थना कर सकता है और यदि न्यायालय को उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं मिलता तो न्यायालय उसे रिहा करने का आदेश दे सकती है। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के पर्याप्त वैधानिक कारण उपलब्ध हैं पर विधि द्वारा स्थापित शर्तों का अनुपालन कड़ाई से नहीं किया गया है तो इस अवस्था में भी न्यायालय उस व्यक्ति की रिहाई का आदेश जारी कर सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनेक अवसरों पर टिप्पणी की है कि जो यह सोचते हैं कि दूसरों को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना उनकी दृष्टि में उनका कर्तव्य है तो उन्हें पूरी सख्ती और ईमानदारी से कानून के प्रकार और नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी देश के लोगों को अब्सोल्यूट यानी असीमित स्वतंत्रता प्रदान नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसद में बैठे जनप्रतिनिधि मिलकर सामूहिक हितों, राज्य की सुरक्षा और समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों के अधिकारों की क्या सीमा होनी चाहिए और कहाँ तक उनमें कटौती उचित है, वाजिब है। इस सिद्धांत को अपनाते हुए भारत ने जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन रखा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया का निहितार्थ है निष्पक्ष प्रक्रिया यानी फेयर प्रोसीजर और इस प्रकार अनुच्छेद 21 को मनमाने पूर्ण विधि निर्माण के विरुद्ध रक्षा कवच के रूप में स्थापित किया गया है। दोस्तों, इस परिवर्तन का भी अपना एक इतिहास है। 1978 तक सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि में संविधान में ऐसी कोई गारंटी नहीं थी जो विधायिका को लोगों की वैयक्तिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने से रोक सकती हो या प्रतिबंधित करती हो। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई योग्य विधायिका ऐसा कोई कानून बनाती है जो विशेष परिस्थितियों में और विशेष तरीके से किसी व्यक्ति को उसके वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित करती हो तो उस कानून की वैधता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह कानून अतार्किक, अन्यायपूर्ण और अनुचित है।
अमेरिका के ड्यू प्रोसेस क्लास के अंतर्गत कोर्ट ने ऐसे किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार अपने पास रखा है जो किसी भी व्यक्ति को उसके वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित करता हो और जो कि कोर्ट की धारणा के आधार पर ड्यू प्रोसेस के अनुसार तार्किक और निष्पक्ष नहीं है। लेकिन इंग्लैंड में संभव नहीं है क्योंकि वहाँ कोर्ट के पास यह शक्ति नहीं है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को अवैध घोषित करे। इंग्लैंड में वैयक्तिक स्वतंत्रता का अस्तित्व उतना ही है जिसकी अनुमति संसद देती है या स्वतंत्रता की सीमा का निर्धारण संसद में बैठे जनप्रतिनिधि करते हैं। दोस्तों, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से यह विचार प्रतिपादित किया कि चूंकि हमारे संविधान ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 21 में अमेरिका के ड्यू प्रोसेस के स्थान पर इंग्लैंड के वैयक्तिक स्वतंत्रता की अवधारणा को प्राथमिकता दी गई है। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में अल्पमत का विचार था कि संविधान की इस व्याख्या का परिणाम यह होगा कि सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता को विधायिका की दया दृष्टि पर छोड़ देना। इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत के संविधान में वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा कवच के रूप में अनुच्छेद 21 के अलावा कोई और प्रावधान नहीं है, जैसे प्राकृतिक विधि नेचुरल लॉ या सामान्य विधि कॉमन लॉ। परिणाम स्वरूप यदि योग्य विधायिका लोगों की वैयक्तिक स्वतंत्रता का हनन करती है या उसमें कटौती करती है तो पीड़ित लोगों के पास राहत का कोई रास्ता नहीं होगा। दोस्तों, भारत के संवैधानिक विधि का जो सफ़र गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास से प्रारंभ हुआ था वह 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत सरकार में पूरा हुआ। गोपालन केस का अल्पमत मेनका केस में बहुमत में परिवर्तित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलटते हुए बहुत ही स्पष्टता के साथ कहा कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग नहीं है। अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित वैयक्तिक स्वतंत्रता व्यापक है जिसमें बहुत सारे अधिकार समाहित हैं। इनमें से कुछ अधिकारों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अतिरिक्त सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए अनुच्छेद 19 और 21 आपस में ओवरलैपिंग है, यानी इसमें परस्परता है। दोस्तों, अनुच्छेद 21 में आने वाले कानूनों को अनुच्छेद 19 की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। यदि राज्य किसी व्यक्ति को उसकी निजी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कोई कानून बनाता है तो इसकी प्रक्रिया का भी स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए जो कि अतार्किक, अनुचित और मनमाना पूर्ण नहीं हो सकता। दोस्तों, जब किसी की वैयक्तिक स्वतंत्रता को वंचित करने वाले कानून की वैधता का परीक्षण करने के लिए तार्किकता को आधार बनाया जाता है तो ऐसा कानून असंवैधानिक होगा यदि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उदाहरण के लिए, यदि किसी का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है और उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाता या उस आदेश के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने का भी अवसर नहीं दिया जाता। दोस्तों, गोपालन मामले से लेकर के मेनका मामले तक आने में जुडिशियल एक्सप्लोरेशन यानी न्यायिक अन्वेषण एक चक्र पूरा करता है। मेनका केस का ही अभी तक न्यायालयों द्वारा पालन किया जा रहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में सिर्फ जीवन जीना या पशु अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि सही अर्थों में यह मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। इसमें निलंबन के दौरान निम्नतम निर्वाह भत्ता और इसके दूसरे पक्ष शामिल हैं जो मानव जीवन को अर्थपूर्ण, संपूर्ण और जीने योग्य बनाते हैं। इसमें बहुत सारे अधिकार और मामले आ जाते हैं। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 21 लोगों को जीवन जीने का अधिकार देता है पर मरने का अधिकार नहीं देता। भारत में सहायता प्राप्त आत्महत्या यानी असिस्टेड सुसाइड और इच्छा मृत्यु यानी
एक्टिव इथनेसिया की अनुमति कानून नहीं देता, यानी यह गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ज्ञानकौर मामले में स्पष्ट किया कि भारत में असिस्टेड सुसाइड और इथनेसिया यानी इच्छा मृत्यु दोनों ही विधि सम्मत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा रामचंद्रन शानबाग के मामले में कहा कि हमारे देश में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट पीवीएस यानी कोमा में पड़े व्यक्ति को जो स्वयं कोई निर्णय लेने में असमर्थ है से लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इथनेसिया पर कुछ प्रक्रिया का निर्धारण किया है जो अगर जब तक कोई नया कानून उस पर नहीं बनता है तो वो कानून का काम करेगा जब तक संसद इस पर कानून नहीं बनाती है। दोस्तों, फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई का अर्थ यह हुआ कि ऐसी सुनवाई जिसमें अभियुक्त गवाह या वह कारण जिसके लिए ट्रायल चल रहा है के विरुद्ध न तो कोई पक्षपात हो न ही कोई पूर्वाग्रह हो। यदि किसी गवाह को धमकी दी जाती है या उसे गलत प्रमाण देने के लिए बाध्य किया जाता है तो यह फेयर ट्रायल में नहीं आएगा। यदि फेयर ट्रायल नहीं हुआ है, अपराधी बरी भी हो गया है और यदि सुनवाई में कहीं न कहीं कोई दोष पाया जाता है तो भी सुप्रीम कोर्ट दोबारा ट्रायल का आदेश दे सकती है। दोस्तों, किसी व्यक्ति का नार्को विश्लेषण परीक्षण यानी बीप परीक्षण वह भी बातचीत के माध्यम से किया जाता है तो यह निजता यानी प्राइवेसी की निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन होगा। किसी को भी नार्को परीक्षण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि परीक्षण बलपूर्वक किया जाता है तो यह मानसिक निजता यानी मेंटल प्राइवेसी में हस्तक्षेप होगा। दोस्तों, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस यानी विद्रोह के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई में कम पढ़े लिखे मामूली हथियारों के साथ नौजवानों को तैनात करना उनके जीवन को खतरे में डालने के समान है। इसको जीविकोपार्जन के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, खाप पंचायतों द्वारा ऑनर किलिंग या अन्य अत्याचार का आदेश जारी किया जाता है, विशेष रूप से उन लड़के लड़कियों के विरुद्ध जो भिन्न जाति और धर्म के होने के बावजूद विवाह करना चाहते हैं या कर चुके हैं। यह पूरी तरह से निजता के अधिकार का उल्लंघन है, यह गैर कानूनी है और इसे समाप्त किए जाने की जरूरत है। दोस्तों, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु विधि द्वारा शासित सभ्य समाज के लिए एक घृणित अपराध है। संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) में प्रदत्त अधिकारों का सावधानीपूर्वक सुरक्षा की आवश्यकता है। जांच या पूछताछ के दौरान या अन्यथा किसी भी प्रकार की यातना, क्रूरतापूर्ण या अमानवीय व्यवहार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। दोस्तों, ड्यू प्रोसेस और विधि का शासन मानवाधिकार सुरक्षा से सीधे जुड़े हुए हैं। ये अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब नागरिकों को न्यायालय जाने का रास्ता सुगम हो। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार चाहे वह अभियुक्त को हो चाहे अभियोजक हो, उनको अगर नहीं मिलता है तो कानून के ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन होगा। निष्पक्ष सुनवाई के लिए आवश्यक है कि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक जल्दबाजी न हो, पक्षपात न हो, सब कुछ पहले से सुनिश्चित न हो। दोस्तों, मृत्युदंड के मामले में अनावश्यक विलंब होने की अवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विचार व्यक्त किया कि मृत्युदंड देने में विलंब का कारण कितना भी गंभीर क्यों न हो, पर यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। मृत्युदंड देने में अनावश्यक, असामान्य और अतार्किक विलंब वास्तव में यातना के समान है और इस आधार पर मृत्युदंड का आजीवन कारावास में परिवर्तन न्यायोचित है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी मत था कि विलंब के प्रकार के बारे में कोई व्यापक दिशा निर्देश जारी करना संभव नहीं है। इसका परीक्षण अलग अलग मामलों के आधार पर ही किया जा सकता है। शत्रुघ्न चौहान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को कम करते हुए लिखा कि मृत्युदंड में लंबी देरी का अभियुक्त पर अमानवीय प्रभाव पड़ता है। ऐसा विलंब जो अभियुक्त के नियंत्रण से बाहर हो, मृत्युदंड की सजा को कम करने का उचित आधार है।
दोस्तों, जीवन को अर्थपूर्ण और जीने योग्य बनाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए बहुत सारे अधिकार निकाले हैं, जैसे जीविकोपार्जन का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार इत्यादि, करीब 30 से ज़्यादा। दोस्तों, अप्राकृतिक अपराधों जैसे होमोसेक्सुअलिटी की वैधानिकता को 2009 में आईपीसी के सेक्शन 377 के अंतर्गत दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 377 जो दो बालिकों के बीच सहमति के आधार पर निजी यौन संबंधों का अपराधीकरण करता है, को संविधान की धारा 14, 15 और 21 का उल्लंघन माना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि 150 साल पुराना सेक्शन 377 असंवैधानिक नहीं है। दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। शिक्षा सिर्फ निःशुल्क और अनिवार्य ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। शिक्षा प्रदान करने में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान की धारा 21A के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बन चुका है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। हाल के अपने एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 21A के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 दोनों को सभी स्कूलों पर लागू किया जाना चाहिए। इनमें गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल और गैर अल्पसंख्यक स्कूल शामिल नहीं है। दोस्तों, यह टॉपिक समाप्त हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।